प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स होता है? वो फोर्स जिसका वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, जिसका पाथ का कोई भी असर नहीं पड़ता है वर्क डन पे, उसके वर्क डन पे। वो फोर्स जिसके वर्क डन पे पाथ का कोई भी असर नहीं पड़ता है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, दैट फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन सा फोर्स है? ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स whose work done is dependent on the path। and नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जिसका वर्क डन जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? पाथ पे। और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हमारे पास कोई बॉडी ए है, इस पे हमने कोई फोर्स अप्लाई किया। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ऑन ए बॉडी, it changes its position, or in other words we say it travels some distance. Say it changes its position from A to B, or it travels a distance from A to B. जब भी कोई फोर्स हम किसी बॉडी पे अप्लाई करेंगे और वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करे तो हम कहते हैं कि वर्क डन हुआ। ठीक है, वर्क डन की क्या डेफिनेशन है? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी यहाँ से जब हमने फोर्स अप्लाई किया, it changes its position from A to B, this body. In other words, we say it travels from A to B. It travels some distance from A to B. तो जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो इसका मतलब वर्क डन हुआ। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं ये पाथ 1 है। तो लेट अस सपोज वर्क डन in path 1 be W1। in path 1 में हम कहते हैं वर्क डन जो हमारा है वो हम W1 कहते हैं। फिर हम सपोज करते हैं कि अब हमने इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया, यहाँ तो इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया था, अब हमने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया और ये जो बॉडी है ये इस पाथ से ट्रेवल होके पॉइंट बी तक पहुंच गई। ठीक है, यानी इस पाथ से, पाथ नंबर 2 से हम कहेंगे। तो यहाँ पर भी इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की फ्रॉम ए टू बी इस पाथ से, पाथ नंबर 2 से। तो यहाँ पर जो वर्क डन होगा, तो पाथ 2 में जो वर्क डन होगा से दैट बी W2। ठीक है, वो हमने सपोज किया W2 वर्क डन इस पाथ से हुआ। अब हम कहते हैं इस डायरेक्शन में हमने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई किया तो इसने इस पाथ में ट्रेवल होके इनिशियल टू फाइनल पोजीशन तक पहुंची। यानी ये ट्रेवल हुई यहाँ से इस पाथ से पहुंची पोजीशन बी तक से पाथ 3। तो यहाँ पर भी फिर वर्क डन हुआ होगा क्योंकि बॉडी ने पोजीशन चेंज की फ्रॉम ए टू बी, या इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इन दिस पाथ 3। तो पाथ 3 में हम कहते हैं कि वर्क डन है W3। अब अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता, जो हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ा, अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता देन इट इज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। तब वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होती है। तब हम कहते इसका वर्क डन पाथ 1 का इज इक्वल टू वर्क डन बाई पाथ 2 वर्क डन इन पाथ 3, यानी W1 इज इक्वल टू W2 इंटू W3। वो अब हम कब कहते? अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता। ठीक है, क्योंकि बिकॉज द कंजर्वेटिव फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। मगर अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स हुज वर्क डन इज डिपेंडेंट ऑफ द पाथ, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट है। और हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा, या जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ज्यादा वर्क डन होगा। एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड
डिस्प्लेसमेंट, अगर हम कहते हैं यहाँ पर हमने हर जगह फोर्स सेम दिया है मगर हमारी डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ए टू बी मुझे लगता है कम है और यहाँ पाथ 2 में ज़्यादा है, पाथ 3 में उससे भी ज़्यादा है, तो हम कह सकते हैं यहाँ का जो वर्क डन होगा वो कम होगा इस पाथ में, इसमें इससे ज़्यादा होगा, इस पाथ में इससे भी ज़्यादा होगा। तो जब हम पाथ की बात करेंगे तो वर्क डन डिफरेंट हो सकते हैं, तो वो फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट हो, that force is called conservative force. So in non-conservative force, तो non-conservative force में W1 is not equal to W2 is not equal to W3, ये work done in different paths के equal नहीं होंगे, so that force is called non-conservative force. तो क्या है definition of non-conservative force? A non-conservative force is a force whose work done is dependent of the path, जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए हर पाथ का वर्क डन सेम नहीं हो सकता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स में हमने कहा जो वर्क डन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इसलिए हर पाथ में हम कहते हैं कि वर्क डन सेम है, that only depends on the position, initial position and the final positions of the body. But non-conservative force is a force whose work done is dependent. Force dependent नहीं होता है, the work done of a force is dependent on the path. That force is called non-conservative force. तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स अगर हम लेंगे, जिस तरह हमने कंजर्वेटिव फोर्स के एग्जाम्पल्स बताए थे, ग्रेविटेशनल फोर्स है, स्ट्रिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स इज द एग्जाम्पल ऑफ ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन सा? आयर रेजिस्टेंस फोर्स या टेंशन फोर्स इन ए स्ट्रिंग, these are the examples of a non-conservative force. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वहां पर हमने एक बात कही थी कंजर्वेटिव फोर्स में, मैंने कहा था अगर हमारे पास वहां क्लोज्ड पाथ है, क्लोज्ड पाथ हुआ जिस पॉइंट से बॉडी ने ट्रेवल स्टार्ट किया, जो इनिशियल पॉइंट है, तो ट्रेवल होके डिफरेंट पाथ से फिर उसी पोजीशन पे आई, इनिशियल पोजीशन पे, देन दैट path is called closed path. For example, ये A से B गई, फिर B से C, C से D, D से A, तो इसको हम closed path कह सकते हैं। तो जब हमने conservative force पढ़ा था उस वक्त हमने कहा था the work done in a closed path by conservative force is always zero, यानी इसमें work done जो होता है वो जीरो होता है, कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन जीरो होता है, मगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जीरो नहीं होता है। वो हम एक एग्जांपल से समझेंगे, पहले हम कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल लेंगे, फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल लेंगे, ताकि आपको वो समझ में आए, इन दो में डिफरेंस समझ में आए। क्लोज्ड पाथ का मतलब ये भी हुआ, क्लोज्ड पाथ का मतलब ये भी हुआ अगर हम इस पॉइंट से पॉइंट बी तक चल रहे हैं, फिर बी से वापस ए पे आ रहे हैं, इसको भी हम क्लोज्ड पाथ कहेंगे, क्योंकि जो हमारी इनिशियल पोजीशन थी, हम पहले इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे चले गए, फिर फाइनल से वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गए, यानी हम घूम के ए से बी गए, फिर बी से वापस ए आए, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर वापस आए, इसी को कहते हैं क्लोज्ड पाथ। या इस तरह बनाएंगे, इसको भी क्लोज्ड पाथ कहेंगे, ए बी सी डी, ए से बी चले, बी से सी चले, सी से डी चले और डी से वापस ए, तो ये भी क्लोज्ड पाथ हुआ। और ऐसे भी क्लोज्ड पाथ होता है कि हम ए से बी चले, फिर बी से वापस ए टू बी, देन बी टू ए, तो इसको भी हम क्लोज्ड पाथ कह सकते हैं। ठीक है, तो पहले कंजर्वेटिव फोर्स की ये एग्जांपल क्लोज्ड पाथ की समझेंगे, क्योंकि वहां पर हमने नहीं दी थी, और फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल समझेंगे क्लोज्ड पाथ में, क्या वो जीरो होता है या नहीं जीरो होता है।
कंजर्वेटिव में तो 0 होता है क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो वर्क डन होता है क्लोज्ड पाथ में वो 0 नहीं होता है। पहले कंजर्वेटिव फोर्स की एक एग्जांपल हम लेंगे तो उसी से फिर हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल हमें समझ में आएगी। हम कहते हैं यहाँ पर कोई बॉडी है एट पोजीशन ए, हमने इस ऑफ मास m इसको हमने ड्रॉप किया तो ये पॉइंट बी पे पहुंची, यानी ए से हमने इसको गिराया तो बी पे पहुंची। तो इस पे जो फोर्स लगेगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स इज mg। और हम कहते हैं ये हाइट जो है ये h है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है ऊपर से नीचे। अब अगर हम इसी बॉडी को वापस भेजेंगे B से A तक तो डिस्प्लेसमेंट हमारा वही h ही है, मगर इस वक्त जो फोर्स लगेगा दैट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बनाऊंगा। असल में ये इसी लाइन में जा रहा है तो आपको इस तरह समझ में आएगा। ये यही बॉडी है, इस वक्त हम इसको इस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। हाइट सेम है क्योंकि इसी पाथ में जा रहा है। पहले हमें ए से हमने इसको फॉल किया, ए टू बी गया, अब बी टू ए इसको भेज रहे हैं। वो मैं अलग से बना रहा हूं डायग्राम ताकि आप समझे। बी टू ए, इस वक्त जो फोर्स इस पे लगेगा वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है, बट दैट इज अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तो ऊपर से जब नीचे जाएगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जब हम वापस ऊपर धकेल देंगे वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है बट अपोजिट टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो फोर्स होता है -mg। तो आप अगर इसका वर्क डन निकालेंगे W1, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स यहाँ पर mg है और डिस्प्लेसमेंट h है। अगर यहाँ पर हम वर्क डन निकालेंगे, जब हमने बॉडी को B से A तक ले गए थे, से W2 है, तो उसमें भी वर्क डन का वही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इस वक्त फोर्स है -mg और डिस्प्लेसमेंट वही है h, क्योंकि यही बॉडी थी। पहले हमने A से इसको B तक पहुंचाया, फिर वापस B से A तक, यानी ये क्लोज्ड पाथ है। पहले A से B आया यानी A टू B, फिर B टू A, B टू A, यानी ये क्लोज्ड पाथ ही हुआ। A टू B, B टू A, क्लोज्ड पाथ, यानी हमने A से B पहले फेंका तो उस वक्त वर्क डन हमारा mgh आया। फिर जब हमने इसको B से A तक पहुंचाया तो उस वक्त हमारा वर्क डन आया -mgh। तो इनका ऐड क्या हुआ, सो देयरफॉर W1 प्लस W2 इज इक्वल टू mgh माइनस mgh, दैट इज इक्वल टू 0। तो वही हमने कहा था, द वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। तो अगर ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन क्लोज्ड पाथ में क्या होता है, 0। क्लोज्ड पाथ का मतलब इतना ही नहीं कि हम इस राउंडिंग फिगर में चलेंगे या इस तरह किसी फिगर में चलेंगे, नहीं। अगर हमारे पास कोई लाइन है A टू B, फिर वापस B टू A आई, इसको भी हम क्लोज्ड पाथ कह सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था, तो इसका प्रूफ वहाँ पर नहीं हमने दिया था। तो ये भी अब प्रूव हुआ कि जब हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हो तो वो क्लोज्ड पाथ में उनका वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। अब अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जो हम पढ़ रहे हैं आज, क्लोज्ड पाथ में वो 0 नहीं होता है। तो और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के हमने एग्जांपल दी। कौन है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन होते थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की एग्जांपल दी थी। अब हम फ्रिक्शनल फोर्स की एग्जांपल देते। हम कहते हैं कोई बॉडी ए यहाँ पर, जब हमने इस पे फोर्स अप्लाई किया तो ये यहाँ पर पहुंची पॉइंट बी पे, और इसने कोई डिस्टेंस ट्रेवल की से एस, ए से बी तक डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इज एस। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रहा है, यानी इस बॉडी को हम इस तरह खींच रहे, इस पर यहां से यहां तक ये पहुंच गई। तो जब हम इसको इस तरह धक्का दे रहे हैं, इस बॉडी को फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इस पे एक और फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड
फ्रिक्शनल फोर्स, यानी इस पे फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स इस पे अप्लाई होगा? फ्रिक्शनल फोर्स, और वो अपोजिट डायरेक्शन में इसमें अप्लाई होगा। अगर हमारी बॉडी इस डायरेक्शन में चल रही है मगर फ्रिक्शनल फोर्स इसके अपोजिट लगेगा। अगर हम देखेंगे इसको हम खींच रहे हैं यहाँ पर, मगर हम जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। जब हम कहते हैं कोई बॉडी, कोई बॉल ग्राउंड पे चल रही है, ये तो हमेशा चलेगी एज पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, मगर हम देख रहे हैं एक वक्त आता है ये रुक जाती है, ये बॉल। ये क्यों रुक जाती है? क्योंकि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है, और वो फोर्स कौन होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इसको। जो इसकी मोशन होती है, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, तभी इसकी मोशन फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन हो जाती है और ये रेस्ट में आ जाती है। इसी तरह जो फ्रिक्शनल फोर्स वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम यहाँ कहेंगे वर्क डन W1 है, तो W1 क्या होगा? -F इंटू S, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मगर फोर्स यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में है तो -F, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन इसकी डिफरेंट है इस डिस्प्लेसमेंट से तभी ये -S आया। अब अगर हम कहते हैं इस बॉडी को हम B से वापस A तक लाते हैं, तो अलग सी डायग्राम बनाएंगे। असल में इसी पाथ में चल रहा है जिस तरह कंजर्वेटिव फोर्स में हमने देखा। अब ये बॉडी बी पर आ गई, अब हम इसको वापस ला रहे हैं उसी पोजीशन पे जहां पर ये थी पोजीशन ए पे। इन दो के दरमियान डिस्टेंस वही एस है, क्योंकि सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, मगर इस डायरेक्शन में अब इसको हम धकेल दे रहे हैं। जब हम इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन हुआ से W2, then that is also -F into S। अगर हम कहते हैं यहाँ फोर्स F1 लगा और यहाँ फोर्स F2 लगा, तो हम कहते हैं F1 एंड F2, मगर हम कहते हैं यहाँ पर कि सेम फोर्स हमने अप्लाई किया दोनों में, तो हमारे पास ये भी Fs बन जाएगा, ये भी Fs बन जाएगा, और दोनों नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन जो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की वो अपोजिट है, तो -Fs और -Fs। देयरफॉर W1 प्लस W2 क्या निकलेगा? -Fs minus Fs, so that is -2 Fs। तो ये जीरो नहीं आया, जैसा कि अभी हमने देखा था कंजर्वेटिव फोर्स में, ये जो वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ वो क्या होता है? जीरो होता है। सो इन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन इन ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज्ड पाथ इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमने यहाँ पर देखा है -2F आया, यानी जीरो नहीं आया, तो हम कह सकते हैं वर्क डन इज नॉट इक्वल टू जीरो in a closed path when non-conservative force is applied to the body। अब अगर हम इसको कंजर्वेटिव फोर्स अप्लाई करते तब वो वर्क डन किसके बराबर आता है? जीरो इन क्लोज्ड पाथ। तो ये डिफरेंस है कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अब किस फोर्स को कहेंगे? ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज ए फोर्स whose work done is dependent of path, जिसकी वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट हो, तो उस फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे। और जिस फोर्स का वर्क डन पाथ पे डिपेंडेंट ना हो, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ हो, उसको कहते हैं हम कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स में जो फोर्स लगता है क्लोज्ड पाथ में वो जीरो होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में जो फोर्स लगता है किस पे? क्लोज्ड पाथ में, तो वहां पर जो वर्क डन होता है वो जीरो के बराबर नहीं होता है। सो वी से वर्क डन बाय ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स
in a closed path is not equal to 0 and work done by a conservative force in a closed path is equal to 0. تو آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.